हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। अ कार्बन फुटप्रिंट is a gauge of a measured output unit of carbon dioxide CO2 and methane CH4 for a particular individual product, practice or organization as it applies to environmental impact। ठीक है। मतलब कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो एक गेज है, मतलब मेजरमेंट करने का एक गेज है जिसमें हम कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या कोई इंडिविजुअल यूनिट है या प्रैक्टिस है कोई या ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितने मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट पर रिलीज कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज मीथेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या पढ़ रहे होंगे। इसका CO2 होता है, मीथेन जो होता है CH4 होता है। तो इनकी कितनी मात्रा निकलती है वो इसमें मेजरमेंट किया जाता है कार्बन फुटप्रिंट के जरिए। ठीक है। जनरली कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो मेट्रिक टन पर ईयर के हिसाब से मेजर किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कार्बन फुटप्रिंट इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन मेट्रिक टन पर ईयर। एक साल में कितना मेट्रिक टन कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ किसी पर्टिकुलर थिंग से, जैसे कोई इंडिविजुअल हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनसे। ठीक है। Historically, carbon footprint was an intended measure of all emissions, but in its expression, it is converted to CO2। मतलब कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो ऑल मेजर्स, ऑल इमिशंस, मतलब जितने सारे भी इसमें गैसेस रिलीज हो रहे हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है या फिर कन्वर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है। A carbon footprint is an important measure of the environmental impact of carbon dioxide and methane's contributing factors to man-made climate change in the form of greenhouse gases, also known as global warming। ठीक, मतलब कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट मेजर है। क्यों? क्योंकि ये जो है इन्वायरमेंट पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर दिया गया है कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू मैन मेड क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर मैन मेड क्लाइमेट चेंज मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाते थे पहले, आजकल तो गैस हो गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत सारे जगह पर अभी भी लोग लकड़ी का यूज़ करते हैं जलाने के लिए। गोबर के कंडे हो गए, इन सब चीज़ को। इससे क्या होता है? धुआं होता है। धुआं में क्या रहता है? अगर कोई चीज़ आप जला रहे हैं उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा ना हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जो कि धुएं के फॉर्म में इन्वायरमेंट पर रिलीज होता है। हम ट्रैवल करते हैं बाइक में, बस में, ठीक है, एरोप्लेन में, ट्रेन में। आजकल ट्रेन डीजल इंजन चलता था और आजकल इलेक्ट्रिक इंजन चलता है। ठीक है। तो एरोप्लेन में भी है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए छोटे मालवाहक होते हैं, बड़े मालवाहक होते हैं और भारी मालवाहक होते हैं। कुछ अर्थ मूवर्स होते हैं जो डीजल से चलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान के लिए सुविधा का काम करते हैं, साथ साथ में प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है। तो ये हो गया मैन मेड क्लाइमेट चेंज। तो इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस जो है वो इफेक्ट होता है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है ये आप तो केमिस्ट्री या इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ेंगे, या हो सकता है आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अदरवाइज आपने 10th क्लास तो क्लास किया ही है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द ग्रीन हाउस। ठीक। तो इसमें ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है ये गैसेस, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि इंसानों द्वारा प्रकृति पे रिलीज किया गया कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन की मात्रा है जो प्रकृति में हार्मफुल इफेक्ट डालता है या नुकसान पहुंचाता है, खतरनाक उसके प्रभाव होते हैं। ठीक है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। कार्बन फुटप्रिंट इज composed of two parts, primary and secondary footprint।
कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो दो पार्ट से बना है, प्राइमरी और सेकेंडरी फुटप्रिंट से, ठीक है। तो प्राइमरी फुटप्रिंट में क्या होता है कि इट इज द सम ऑफ द डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस ऑफ burning of fossil fuels such as the domestic energy consumption by furnace and water heaters and transportation such as automobiles and airplane travel, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, इसमें जो डायरेक्ट या प्राइमरी कार्बन फुटप्रिंट रहेंगे वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि जैसे आप फॉसिल फ्यूल मतलब गोबर के कंडे, लकड़ी जलाना, ठीक है, जिससे आप खाना बना रहे हैं या किसी काम के लिए। जैसे कोयला जलाना, पहले ज़माने में क्या होता था, कोयले से जलाकर ट्रेन चलाते थे। थर्मल पावर, कोयले से हम एनर्जी मतलब लाइट जनरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें। डोमेस्टिक में होता है, ठीक है, फर्नेस में होता है, जैसे फर्नेस होता है या फिर पावर प्लांट में जाएंगे, जैसे बीएसपी का हो गया, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े फर्नेस लगे रहते हैं। उस फर्नेस में जो ईंधन रहता है उसको जलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, उससे लोहा पिघला के उसमें कुछ चीज़ें बनाई जाती है, तो उस टाइप की चीज़ें हैं। होता है वाटर हीटर्स जो होते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन जैसा मैंने बताया था, ऑटोमोबाइल एयरप्लेन, इसमें जो होता है वो प्राइमरी फुटप्रिंट मांगते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इन्वायरमेंट पर रिलीज करता है। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी फुटप्रिंट। ये जो होता है सेकेंडरी फुटप्रिंट इज द सम ऑफ इनडायरेक्ट इमिशंस एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चर एंड breakdown of all products, services and food and individual or business consumer, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे कुछ चीजें हमने परचेस की हुई है, अब वो टूट गया या फिर यूजलेस हो गया, अब उसे हम ऐसे ही प्रॉपर डिस्पोज नहीं करते, ऐसे ही हम प्रकृति में उसे कहीं भी फेंक देते हैं इन्वायरमेंट पर। तो एक समय के बाद क्या होगा, या तो वो गलना चालू होगा, टूटना चालू होगा धीरे धीरे, जैसे या कोई उसमें आग लग गई, तो उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे या आग लगने से डायरेक्ट प्रकृति पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ये हो जाता है वो सेकेंडरी या सेकेंडरी फुटप्रिंट, ठीक है। या कुछ बिजनेस होता है जो डायरेक्ट ना करके वो इनडायरेक्ट रूप में प्रकृति पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी गैसें जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। ये सेकेंडरी फुटप्रिंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ई वेस्ट। ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कहा जाता है इसको। E-waste comprises of the electronic products that are no longer useful to us. The e-wastes are dangerous and on the basis of their condition, the density, the hazardous levels are marked. ठीक है, मतलब ई-वेस्ट होता है वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे लिए आगे उपयोगी नहीं रहते हैं, ठीक है। अब ये ई-वेस्ट कैसे कहलाएंगे, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो हमारे लिए यूजलेस नहीं है, उसको एक रिसाइकल का सिंबल बना रहता है प्रॉपर रिसाइकल करने का, ठीक है। तो उसे हम अगर प्रॉपर रिसाइकल नहीं करते हैं और इन्वायरमेंट में कहीं भी ऐसे ही फेंक देते हैं, तो धीरे धीरे उसके जो हार्मफुल गैसेस रहेंगे, जरूरी नहीं कि कार्बन ही, उसमें और बहुत सारे गैसेस भी यूज होते हैं वो, या उसके कुछ केमिकल्स रहेंगे, हार्मफुल केमिकल्स, वो इन्वायरमेंट पर रिलीज होंगे धीरे धीरे समय के साथ। तो इस तरीके से प्रकृति पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो जमा होते जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी बताया गया कि ये जो डेंजरस जो रहेंगे वो कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी जो है वो मार्क होती है। जैसे एक ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट में गैस भरी रहती है, उसे अगर हम फेंक दें, या एक बल्ब होता है, फिलामेंट खराब मतलब वो फ्यूज हो गया बल्ब, उसे हम फेंक दिए प्रकृति में, उसमें कुछ गैस रहती है वो रिलीज होता है। इसके बाद एक आया था सी एफ एल बल्ब, जिसमें कार्बन फ्लोरोसेंट लाइट जिसको कहा जाता है, उसमें कुछ गैस रहता है जो ज़्यादा नुकसानदायक रहता है, ठीक है। अगर वो हाथ में लग गया किसी के तो वो बहुत नुकसानदायक उसका प्रभाव होता है। तो उस टाइप के बने हुए लाइट्स को हमें डायरेक्ट इन्वायरमेंट पर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। ये भी एक ई वेस्ट की कैटेगरी में आती है। ई वेस्ट मैनेजमेंट हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ड्यू टू द टेक्निकल प्रोग्रेस
वी हैव गेन इन द लास्ट सेंचुरी। मतलब ई वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो उतना अभी इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो ई वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो पाई थी। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर्स आर एन indispensable part of our lives, but they contain various toxic substances such as toxic gases, chlorinated and brominated substances, toxic metals, acids, biologically active materials, plastic and plastic additives. ठीक है। तो इसमें जो चीज़ आती है आज के डेट में यूज़ करने लायक, वो है कंप्यूटर। हर जगह लगभग आपको मिल जाएगी। ठीक है। क्योंकि पहले इंसानों द्वारा काम होता था, लेकिन अब उस काम को ज़्यादा इफेक्टिव इफिशियंसी तरीके से और कम समय में और ज़्यादा रिलायबल तरीके से करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो क्योंकि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो बहुत सारे गैस, टॉक्सिक गैसेस, ठीक है, टॉक्सिक मेटल्स, एसिड्स और ऐसे बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल से बने रहते हैं जो कि डायरेक्ट इन्वायरमेंट पर डालने से नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। तो चूंकि कंप्यूटर से हम काम लेते हैं और काम करते समय कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स खराब होते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट इन्वायरमेंट पर रिलीज फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे कभी कचरे के ढेर में कोई कंप्यूटर का पार्ट पड़ा हुआ है, सपोज एक प्लास्टिक ही पड़ा है, तो अगर उस कचरे में आग लगा दिया तो प्लास्टिक के जो गैसेस रहेंगे, उसके टॉक्सिक इफेक्ट रहेंगे, वो इन्वायरमेंट पर रिलीज हो जाता है। इस तरीके से ई वेस्ट जो है वो इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे आगे। These substances are hazardous to the health and environment as well. So it becomes necessary to dispose of the e-waste very continuously. मतलब ये जो होता है वो हेल्थ और इन्वायरमेंट में बहुत बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए इनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए और कंटिन्यूस करना चाहिए। ये नहीं कि हम 2 साल 5 साल का ई वेस्ट एक साथ डिस्पोज करेंगे, इसमें फिर बहुत लंबा प्रोसीजर रहेगा। हो सकता है तब तक 1 साल 2 साल में या 5 साल में वो जो टॉक्सिक उसके इफेक्ट रहेंगे वो रिलीज हो चुके हों प्रकृति में। तो जैसे ही ई वेस्ट आते हैं उनको तुरंत ही उनका निराकरण कर देना चाहिए। ठीक है। ई वेस्ट ड्यू टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स, यहाँ पर बताया गया कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स के कारण क्या क्या ई वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। अ लाइफ विदाउट कंप्यूटर कैन नॉट बी इमेजिन टुडे। जैसे बताया गया था, पहले ही बताया जा चुका है कि आज दुनिया में कंप्यूटर के बिना लाइफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि सोकर उठने से लेकर फिर से रात में सोने तक हम जो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर से ही रिलेटेड होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें। दे आर कॉमनली यूज्ड इन ऑफिसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, रेसिडेंस and manufacturing industries. The computer components contain e toxic substances of a broad range. ठीक है। जैसे स्कूल, कॉलेज, घर पर, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन में, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर का यूज़ होता है। और क्योंकि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो ई टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बने होते हैं, तो उनके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है। तो वन बाय वन को देखते हैं। सर्किट बोर्ड्स, These include heavy metals like lead and cadmium. जो कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड होते हैं वो लेड और कैडमियम से बने होते हैं। ये हैवी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट दीज मेटल्स। ठीक है। बैटरीज, अब बैटरी की बात करें तो बैटरी जो होता है दिस इंक्लूड्स कैडमियम, कैडमियम से बना रहता है, या आजकल लिथियम लियॉन बैटरी आते हैं। ठीक है। CRT, या इसको हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं, ये जो होता है वो लेड और बेरियम ऑक्साइड से बना होता है। ठीक है। ब्रोमिनेटेड फ्लेम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटर्डेंट इन कोटेड ऑन सर्किट बोर्ड्स, केबल्स एंड पीवीसी। जो इसके सर्किट बोर्ड, केबल और पीवीसी रहते हैं उसमें इस ब्रोमिनेटेड फ्लेम का कोट रहता है। ये भी एक नुकसानदायक तत्व है। ठीक है। कॉपर केबल एंड प्लास्टिक कोटेड कंप्यूटर रिलीजेस टॉक्सिक
डायऑक्सिन्स एंड फर्न व्हेन बर्न। ठीक है, जब जलते हैं तो ये इस टाइप के टॉक्सिक चीजें जो है इन्वायरमेंट पर रिलीज करती हैं। ठीक है, फ्लैट स्क्रीन्स कंटेन मर्सी फ्लैट स्क्रीन्स कंटेन मर्क्यूरी। जैसे फ्लैट स्क्रीन जो होता है उसमें मर्क्यूरी होता है, पारा। पारा भी एक बहुत नुकसानदायक तत्व होता है। ठीक है, ओल्ड कैपेसिटर्स कंटेन पीसीबी। ठीक, जो पुराने कैपेसिटर रहते हैं उसमें पीसीबी होता है। तो इसमें बताया गया इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट 2,86,700 किलोग्राम मर्क्यूरी, about 4 kilogram of lead, 2.87 billion kilogram of plastic and 716.4 kilogram of lead are present in 500 million computers in the world। ठीक है, तो दुनिया में 500 मिलियन कंप्यूटर्स हैं, उनमें इतने सारे जो तत्व हैं वो अवेलेबल हैं या इनसे मिलके बने हैं। These heavy metals like lead contaminate the groundwater and when burnt produces harmful effects like the emission of toxic fumes इन द एटमॉस्फेयर। मतलब अगर ये जो हैवी मेटल हैं वो वाटर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन और जो दूसरे तरीके के पोल्यूशन है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट पर। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्थ हजार्डस ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स ई वेस्ट। मतलब हेल्थ पे क्या क्या नुकसान होते हैं उसको अब देखना है। सोल्डर, दिस इज प्रेजेंट इन सर्किट बोर्ड्स, ग्लास पैनल्स, gaskets and computer monitors। Solder contains lead that damage the nervous system, blood system, kidney and also affects the development of brain in children। ठीक है, शोल्डर इन द सेंस कि हमारे बॉडी पार्ट में जो शोल्डर होता है उसे तात्पर्य नहीं है। इस शोल्डर का मतलब है जो सोल्डिंग करने का जो इक्विपमेंट्स आता है उसमें जो सोल्डिंग किया जाता है उससे है। तो सोल्डिंग क्या होता है कि किसी मेटल को पिघलाकर उसमें दो सर्किट्स को कंप्लीट किया जाता है या वायर का कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से सर्किट बोर्ड्स का निर्माण होता है, ग्लास पैनल्स होते हैं, गास्केट होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं कंप्यूटर के। ये सारे चीज जो होते हैं वो सोल्डर से बने होते हैं और सोल्डिंग करने में जो मेटल यूज होता है उसमें लीड होता है जो कि नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ब्लड सिस्टम को, किडनी को खराब करता है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके डेवलपमेंट में, ब्रेन डेवलपमेंट में इफेक्ट करता है उसको। ठीक है, इसमें चिप रजिस्टर्स एंड रेडियम कंडक्टर्स। ठीक है, चिप रजिस्टर और रेडियम कंडक्टर होता है जो ह्यूमन के लिए डेंजरस है क्योंकि इसमें टॉक्सिक रिलीज होता है जो कि न्यूरल डैमेज ऑफ टेक्टोनिक इफेक्ट्स इन फिट्स। ठीक है, इससे भी एक नुकसान होता है। ठीक है, रिलेस, स्विचेस एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, इसको पीसीबी कहा जाता है, पीसीबी भी कहा जाता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी होता है इनमें। तो मर्क्यूरी जो होता है वो लेड एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है जो कि ब्रेन को डैमेज करता है। इसमें ब्रेन डिसऑर्डर्स, रिपोजिटरी सिस्टम को, स्किन को डैमेज करता है। ठीक है, वैसे ही मर्क्यूरी जो होता है वो स्किन को ही इफेक्ट करता है। ठीक है, कोरिजन प्रोटेक्टर्स, इसमें अस्थमेटिक बीमारियां जो होती है वो होती है, डीएनए डैमेज हो जाता है इसमें से क्योंकि इसमें हेक्सवेलेंट क्रोमियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब कोई भी हैवी मेटल जो होता है उसको डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, उसमें कुछ ना कुछ उसके कंपोजिशंस रहते हैं, किसी और तत्व को उसके मिलाकर बनाया जाता है। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक अगर मेटल स्किन पे नुकसान कर रहा है तो वो करेगा, उसके साथ भी जो मेटल्स रहेंगे वो किसी दूसरे पार्ट्स को बॉडी के नुकसान करता है। तो इस तरीके से जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो मोर देन वन मेटल के कंपोजिशन से बनते हैं, इसलिए इसके इफेक्ट जो होते हैं वो भी एक से ज़्यादा तरीके से होते हैं। ठीक है, केबलिंग एंड कंप्यूटर हाउसिंग, व्हेन बर्न दिस प्रोड्यूसेस डायऑक्सिन which causes problem of reproduction, destruction of the immune system and regulatory hormones और डैमेज टू। ठीक, मतलब जो केबल्स रहते हैं कंप्यूटर के वो जैसे केबल कंप्यूटर के
लीड हो गए, लीड्स मतलब पावर केबल हो गए, उसके डेटा केबल्स हो गए, वो सारे केबल जो होते हैं वो टॉक्सिक चीज़ों से बने रहती हैं। अगर सपोज आग लग गई, या हम ऐसे जगह पर उस केबल्स को फेंक दिए जहाँ पर किसी ने आग लगा दी, तो उसमें से जो निकलने वाले गैसेस हैं या टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो रिप्रोडक्शन सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इंसान को ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, सर्किट बोर्ड्स। ठीक, सर्किट बोर्ड्स में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे भी इसमें ब्रोमिनेटेड फ्लेम लगे रहते हैं। तो इसमें अगर प्रकृति पर रिलीज किया जाए तो ये इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं कई तरीके से। ठीक है, फ्रंट पैनल ऑफ सीआरटी एंड मदरबोर्ड। ठीक है, ये जो होता है जनरली स्किन और हार्ट डिसीज, मसल वीकनेस, ठीक है, लंग कैंसर और बहुत सारे डिसीज को ये उत्पन्न करता है इंसानी शरीर में। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर इतने सारे नुकसान हैं कंप्यूटर के ई वेस्ट जो निकलते हैं उससे। ये तो बात हुई सिर्फ कंप्यूटर्स की। प्रकृति में कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारी ई वेस्ट अवेलेबल हैं जो और भी बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। चूंकि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ इसके बारे में ही यहाँ पर पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आपको आगे की जानकारी है चाहिए तो आप नेट से या पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। It is estimated that 75% of electronic items are stored due to uncertainty of how to manage it. ठीक है, मतलब 75% इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए स्टोर रहते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता कि उसको हम मैनेज कैसे करें। जैसे अगर हमारे यहाँ कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है वो ख़राब हो गया, उसे हम स्टोर रूम में या फिर कहीं कोने पर रख देते हैं, वो पड़ा रहता है। या फिर रिपेयरेबल है तो उसे हम सोचते रहते हैं कि कब रिपेयर कराएं, कैसे कराएं रिपेयर। तो इस तरीके से वो जो खराब चीज़ है या तो रिपेयरेबल है या डेड कंडीशन में है, जैसा भी है वो घर पे पड़ा रहता है। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉनिक जंक्स लाइक अनअटेंडेड इन हाउसेस, मतलब जैसे मैं बताया ऑफिसेस, वेयर हाउसेस एक्सेट्रा, एंड नॉर्मली मिक्सड विथ हाउस होल्ड वेस्ट विच आर फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ एट लैंडफिल्स। दीज नेसेसिटेट्स इम्प्लीमेंटेबल मैनेजमेंट मेथड्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि रिपेयरेबल या डेड कंडीशन में वो हाउस में, ऑफिस में या वेयर हाउस में या कहीं पर भी जैसे पड़ा रहता है और एक समय के बाद वो डेड कंडीशन में चला जाता है और उसके बाद उसे हम लैंडफिल्स मतलब कि खुले जगह पर ऐसे ही फेंक देते हैं। उससे भी प्रकृति को और इंसानों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट शुड ब्रिंग at the point of generation. This can be done by waste minimization techniques and by sustainable product design. ठीक है, जब भी कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्री में कोई भी वस्तु या प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो उसका इनिशियल लेवल पर ही, मतलब लिखा है ना एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, मतलब इनिशियल लेवल पर ही उसका ई वेस्ट जो है मैनेजमेंट उसका करना चाहिए। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जब भी वो प्रोडक्ट खराब हो या अनरिपेयरेबल कंडीशन में, डेड कंडीशन में आ जाए तो उसको एक सही और प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जा सके। उसका डिज़ाइन, यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स, यूज़ होने वाले उसमें एलिमेंट्स, उसका ध्यान रखकर यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बट बीच में था लेड, सीसा, जो कि पेट्रोल में मिलाया जाता था। ठीक है, तो अगर पेट्रोल में लेड मिला हुआ है सीसा तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी जो हार्मफुल गैसेस हैं उनका ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता था इन्वायरमेंट पर। तो फिर गवर्नमेंट ने उसको बैन किया, तो अब सीसा रहित पेट्रोल या लेड फ्री पेट्रोल्स या पेट्रोल एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वेस्ट मिनिमाइजेशन इन इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग मतलब इंडस्ट्रीज जो है इन चीज़ों को यूज़ करके वेस्ट मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडिफिकेशन, वॉल्यूम रिडक्शन, रिकवरी एंड रीयूज।
ठीक है, इनको हम अब डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। प्रॉपर कंट्रोल ओवर द materials used in the manufacturing process is an important way to reduce waste generation by reducing both the quantity of hazardous materials used in the process and the amount of excess raw materials in stock. The quantity of waste generated can be reduced. Yeah, this can be done in two ways, that is establishing material purchase review and control procedures एंड इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम्स। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन्वेंट्री जो होता है उनको हमें इनिशियल लेवल पर ही अप्लाई करना होगा। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे अगर कोई चीज़ की डिमांड आज अगर 1000 प्रोडक्ट की है, कंपनी को लगती है कि हम 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, सपोज प्रोडक्शन हम डबल कर दें 2000, तो वो उतना बिकेगा और हमें भी प्रॉफिट डबल होगा। ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर एक दिन में 1000 प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, कल के डेट में 2000 प्रोडक्ट कंज्यूम होगा तो कंपनी को डबल फायदा होगा। बट अगर कंपनी सही से उसका एनालाइज नहीं करती है, मार्केट रिसर्च नहीं करती है, तो होगा क्या, कंपनी 2000 प्रोडक्ट पर डे प्रोड्यूस करेगी और कंजम्पशन जो है वो 500 ही रह जाएगा। इट मीन्स कंपनी 1000 बना रही थी, 1000 कंज्यूम हो रहा था, लेकिन अब 2000 बना रही, 500 कंज्यूम हो रहा है, तो 1500 उसके एक दिन के स्टॉक रहेंगे। ठीक, अगर ऐसा करती है कंपनी तो 1500 कल 3000, उसके बाद 4500, फिर 6000, उसके प्रोडक्ट जो है वो डंप होते जाएंगे। और अगर प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं हुए तो एक समय के बाद में वो एक्सपायर हो जाएंगे और उसका यूज कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो भी जो चीज़ें हैं वो डैमेज में चले जाएंगी, डेड हो जाएंगी, और उसको फिर उसका डिस्पोज करना होगा, और उससे भी प्रकृति में उसके टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर कंपनी क्या करती है कि उसमें मार्केट रिसर्च करती है कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है, उसका मार्केट रिसर्च क्या है। सपोज कंपनी को समझ में आ जाता है कि आने वाले समय में इसकी डिमांड कम रहेगी, कंपनी अपना प्रोडक्शन कम करती है, 1000 की जगह 900, 800, 700 करती है, तो उसमें उसको उतना नुकसान नहीं होगा, ना ही प्रकृति को। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में ये चीज़ बताया गया। डेवलपिंग रिव्यू प्रोड्यूसेस फॉर ऑल मटेरियल परचेस्ड इज द फर्स्ट स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग इन एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो किसी भी डेवलपमेंट फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक, प्रोड्यूसर शुड रिक्वायर दैट ऑल मटेरियल्स बी अप्रूव्ड प्रायर टू परचेस। मतलब अप्रूव्ड मटेरियल्स होने चाहिए परचेस करने के पहले। मतलब ये शुरुआत से होता है, कंपनी रॉ मटेरियल परचेस करती है तो एक अच्छा मटेरियल परचेस करे, उससे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन जो है अच्छा रहेगा और प्रॉपर डिस्पोजेबल रहेगा। In the approval process, all the production materials are evaluated to examine if they contain hazardous constituent and whether alternative or non-hazardous material are available। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अगर कंपनी उसे अच्छे से देख परख कर लेगी तो इसमें उनको hazardous materials के बारे में जानकारी रहेगी और उन चीज़ों से वो बच सकती है। ठीक, नेक्स्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडिफिकेशन। ठीक है, changes can be made in the production process which will reduce waste generation. This reduction can be accomplished by changing the materials used to make the product or by the more efficient use of input materials in the production process or both. मतलब अगर कंपनी कोई चीज़ प्रोडक्ट कर रही है तो उसके प्रोडक्ट करने से उसमें कुछ टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं प्रोडक्ट के साथ में, तो उनका प्रोडक्शन जो है उसको चेंज करना होगा। जैसे पुराने मॉडल की जो गाड़ियाँ थी उनमें एक कैटालिटिक एजेंट नहीं होता था उनके साइलेंसर पर। उससे क्या होता था कि डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ रिलीज होने वाली सारी गैसें इन्वायरमेंट पर डायरेक्ट रिलीज हो जाती थी। लेकिन समय के साथ चेंजेस हुआ, उनके प्रोडक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन हुए, अब उसमें एक कैटालिटिक एजेंट जो होता है वो साइलेंसर पे लगाया जाता है। इससे क्या, हर गाड़ियों के 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 10 व्हीलर सब में, इससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो प्रकृति पे रिलीज होने से पहले उनका ट्रीटमेंट वहीं पर हो जाता है,
तो उस प्राइमरी ट्रीटमेंट से क्या होता है कि जो निकलने वाली गैसें हैं उनका इफेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पर कम हो जाता है। तो इस तरीके से और भी सारे प्रोडक्शंस हैं जिनमें प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज या मॉडिफाई करके इनका टॉक्सिक जो इफेक्ट है वो इन्वायरमेंट पर कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कुछ प्रोसेस बताया गया जिनमें से इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस प्रोड्यूसेस हैं, मटेरियल चेंज हैं, प्रोसेस इक्विपमेंट मॉडिफिकेशन। तो इन चीज़ों का यूज़ करके कंपनी जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में मॉडिफिकेशन कर सकती है। ठीक है, वॉल्यूम रिडक्शन। वॉल्यूम रिडक्शन इंक्लूड्स दोज टेक्निक्स दैट removes the hazardous portions of a waste from a non-hazardous portion. ठीक है, these techniques are usually to reduce the volume and thus the cost of disposing of a waste material. ठीक, इसमें ये बताया गया है वॉल्यूम रिडक्शन में कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 1000 प्रोडक्ट एक दिन में कंपनी यूज प्रोडक्ट करती है क्योंकि उसका डिमांड उतना ही है। कंपनी अगर सही मार्केट रिसर्च करके उतने ही वॉल्यूम में कोई प्रोडक्शन तैयार करती है, कोई प्रोडक्ट तैयार करती है, तो उनको जो वेस्ट हुआ है या उनमें जो डेड स्टॉक हैं, जैसे प्रोडक्शन के टाइम पे भी उनका क्वालिटी टेस्ट होता है, कुछ प्रोडक्ट रहते हैं वो क्वालिटी टेस्ट में पास नहीं होते, कभी उसमें कुछ खामियां आ जाती है, कुछ टूट फूट हो जाती है, उस वजह से उनको वेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, उनको रिसाइकल किया जाता है या उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर सही तरीके से एनालिसिस करके कंपनी उन चीज़ों को तैयार करती है तो उनको ई वेस्ट मैनेजमेंट करने में कम चीज़ों की आवश्यकता होगी और कम जो प्रोडक्ट है उनको ई वेस्ट मैनेजमेंट में लाया जाएगा तो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज हो सकते हैं। ठीक है, टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस वेस्ट स्ट्रीम वॉल्यूम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू जनरल कैटेगरीज: सोर्स segregation and waste connection. Segregation of waste is in many cases a simple and economical techniques for waste reduction. ठीक है, मतलब इसमें सेग्रीगेशन एक टेक्निक होता है, इसमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करके इनका प्रॉपर डिस्पोज किया जाता है। मतलब जिन कंपोनेंट से वो बना हुआ है उन कंपोनेंट को पहले अलग किया जाएगा, उसके बाद एक प्रॉपर जगह पर ले जाकर उनको डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, वेस्ट कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ metals can be treated separately so that the metal value in the slug can be recovered. ठीक है, जैसे मैंने बताया इसके दो फायदे हैं, एक तो प्रॉपर डिस्पोज हो जाएगा, दूसरा अगर कोई मेटल रीयूजेबल है तो उसको रिफाइन करके हम वापस से रीयूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एक लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम डिस्पोज करना है तो अगर इनको सेपरेट करके हम डिस्पोज करेंगे तो इनका रीयूज हो सकता है, लेकिन तीनों को एक मिक्स करके अगर करेंगे तो हो सकता है वो एक नया टाइप का मेटल बन जाए जो यूजलेस है। तो इस तरीके से इनका ट्रीटमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, concentration of waste stream may increase the likelihood of that a material can be recycled or reused, जैसे मैंने बताया था। मेथड इंक्लूडिंग ग्रेविटी एंड वैक्यूम फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिजर्व ऑस्मोसिस, फ्रीज वेपोराइजेशन एक्सेट्रा। तो इसमें ये इनका मेथड यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कैन बी compaction can use compaction equipments to reduce volume of waste cathode tube। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर जो होता है वो सीआरटी का ट्यूब का वापस से इसका रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, रिकवरी एंड रीयूज, नाम से क्लियर है, ये जो टेक्निक होता है वो दिस टेक्निक could eliminate waste disposal cost, reduce raw materials cost and provide income from a slabable waste. Waste can be recovered on site or at an off-site recovery facility or through inter-industry exchange. A number of physical and chemical techniques are available to reclaim a waste material such as reserve osmosis, electrolysis, condensation, electrolytic recovery, filtration,
फ्यूगेशन एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कंपनी इन चीज़ों को रिकवरी और रीयूज की कैटेगरी में रखे, ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट तैयार कर रही है, डैमेज हो गया, तो अगर वो डैमेज जो है वो वापस से रिपेलेबल है, उसे रीयूज कर सकती है, रिकवर कर सकती है उसको, उस डैमेज को रिपेयर करके। अदरवाइज उस प्रोडक्ट के चीज़ों को जिनसे वो बना हुआ है उनके कंपोजिशन को अलग अलग कर दे और उनको वापस से रीयूज कर ले उस चीज़ को बनाने में। ठीक है या फिर अगर वो रीयूजेबल नहीं है तो ऐसे किसी कंपनी से टाई अप कर ले कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उनको वो कंपनी यूज़ करती है तो उनको सेल कर दे, तो एक तरीके से कंपनी का ये प्रॉफिट भी रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में ये सारी चीज़ें जो है होती है। ठीक है, इन्हें यहाँ पर बताया गया है। तो इसका एग्जांपल दिया गया है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरर कैन यूज इलेक्ट्रोलिटिक रिकवरी टू रिक्लेम मेटल्स फ्रॉम कॉपर एंड टिन लेड प्रिंटिंग बाथ। मतलब पीसीबी जो बनाती है वो कंपनी जो इस तरीके की चीज़ों को यूज़ कर सकती है और रीयूज करके इसको ई वेस्ट होने से बचा सकती है। ठीक है, हाउएवर रिसाइकलिंग ऑफ हजार्डस प्रोडक्ट्स हैज लिटिल इन्वायरमेंट बेनिफिट if it simply moves the hazardous into secondary product that eventually have to be disposed of, unless the goal is to redesign the product to use uh, non-hazardous materials. Such recycling is a false solution। ठीक है, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं उनका रिसाइकल करना इन्वायरमेंट पर बहुत थोड़ा ही उसका अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी शुरुआत तो करनी होगी। भले ही थोड़ा अच्छा प्रभाव हो, लेकिन 100% नुकसान पहुंचाने से अच्छा 90% नुकसान पहुंचे। अगर हर कंपनी इंडस्ट्री और हर लोग ये सोचें तो एक समय ऐसे आएगा जब 90% की जगह पे उल्टा हो जाएगा, 10% नुकसान होगा, 90% नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ इसके सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको डिस्पोज करना या उनको ऐसे बनाना जो कि इन्वायरमेंट पर बहुत कम या नॉन हजार्डस इफेक्ट जो है वो प्रभाव डाले, जो मटेरियल्स है वो। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों का रिसाइकलिंग करना फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो टॉपिक ख़त्म, यहीं पर होता है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।